अभी अभी 15 दिन में शहर से लौटे सत्यपाल जी कमरे में बैठी अपनी पत्नी ललिता जी का उदासी भरा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ ललिता? क्या मेरे जाने के बाद भी कुछ हुआ था? सत्यपाल जी ललिता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे नहीं, कुछ भी नहीं। आप कब आए? ललिता जी बात को काटते हुए बोली, ललिता मुझसे मत छुपाओ, सच सच बताओ, फिर से बेटे और बहू ने तुम्हें कुछ कहा या उन दोनों ने कोई बदतमीजी की? अरे नहीं, आप तो खामखा परेशान हो रहे हो। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चलो अच्छी बात है, कुछ भी नहीं कहा तो ये लो मिठाई खाओ। ललिता, मैं जिस काम के लिए गया था वह काम अब हो गया है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सत्यपाल जी और ललिता जी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि बेटा मोहित भी कमरे में आ गया। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। मोहित पिताजी से नज़रें मिलाते हुए बोला, क्यों अब की बार 15 दिन में कौन सा तीर मार कर आए हो आप? मोहित अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोला। पीछे से बहू कंचन भी मटकते हुए आ गई। बेटा तीर कमान में तो लगा दिया है, बस सही समय पर निशाना लगाना बाकी है। प्रकाश जी बेटे की तरफ मुस्कुराते हुए बोले। तो मोहित बोला, आपने ज़िंदगी में ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कभी कुछ कर पाओगे। मोहित अपने पिताजी की तरफ नजरें मिलाते हुए बोला। इतना सुनते ही ललिता जी ने एक थप्पड़ मोहित के गाल पर रख दिया तो मोहित उल्टा अपनी मां पर हावी होने लगा। बेटे को इस तरह मां पर हाथ उठाते देख सत्यपाल जी से बर्दाश्त ना हुआ और उस दिन उन्होंने पहले तो मोहित की खूब पिटाई की और फिर बेटे बहू के कमरे से उनका एक एक सामान बाहर फेंक दिया। मोहित ललिता जी और सत्यपाल जी का इकलौता बेटा है, जिसकी शादी को अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुए थे। मोहित की पत्नी कंचन बहुत ही तेज, चालाक और बदतमीज थी। कंचन के बारे में घर वालों को शादी से पहले ही पता चल गया था। ललिता जी और सत्यपाल जी ने इस रिश्ते से मना भी किया था, लेकिन मोहित तो कंचन को एक बार देखते ही लट्टू हो गया। शादी होने के तुरंत बाद से ही कंचन ने घर का माहौल खराब कर दिया था। अगर ललिता जी किसी काम को कहती तो कंचन उन्हें पलटकर जवाब देती, और तो और उनके साथ बदतमीजी से भी पेश आने लगी थी। ललिता जी बेटे से बहू के बारे में कुछ कहती तो मोहित पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनता। एक दिन ललिता जी मोहित से बोली, बेटा बहू से बोल कि वह घर के काम करे। अब मैं कब तक घर के कामों में लगी रहूंगी? आखिर मुझे भी अब बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या हुआ माँ, अगर आपको बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे में तो और भी काम करना चाहिए। अगर बैठी रहोगी तो शरीर में जंग लग जाएगा और फिर बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। और माँ देखो, मैं कंचन के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वह मेरी पत्नी है। इतना कहकर मोहित कमरे में चला गया। बेटे का दो टुक जवाब सुनकर ललिता जी हैरान रह गई। दोपहर के 12 बजने को आए थे, लेकिन कंचन ने अभी खाना नहीं बनाया था। उसका तो बस एक ही काम रहता, या तो फ़ोन चलाना या फिर अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाना। घर के काम काजों में वह कभी भी हाथ नहीं लगाती थी। ललिता जी को सांस की बीमारी थी, थोड़ा सा काम करते ही उनकी सांसें फूल जाती थी। और इतनी गर्मी में रसोई में खाना बनाना, यह तो उनके लिए बड़ी ही मुश्किल वाला काम था। ललिता जी अपने साड़ी के पल्लू को कमर में घुसकर रसोई के कामों में लग गई। बहू अपने कमरे में मायके वालों से बात करके जोर जोर से हंस रही थी और बेटा भी उनसे खूब हंसी मजाक कर रहा था। सत्यपाल जी ने भी बेटे को कई बार समझाया था कि बहू को समझाए, लेकिन वह अपने पिताजी को भी 10 बातें सुना देता। अपनी बीमार पत्नी को रसोई में काम करते देख सत्यपाल जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बेटे के कमरे में गए और बहू से बोले, बहू क्या तुम्हें इसलिए ही इस घर में ब्याह कर लाए थे कि तुम्हारी बीमार सास काम करेगी और तुम मज़े से आराम करोगी? अरे कम से कम सारा काम नहीं कर सकती तो उसकी सहायता तो कर सकती हो, वह बीमार है, कुछ तो शर्म करो। इतना कहते ही मोहित अपने पिताजी पर भड़कने लगा। पहली बात तो पिताजी, बेटे बहू के कमरे में पूछ कर आना चाहिए, ऐसे ही मुंह फाड़े घुसे चले जा रहे हो। और दूसरी बात, मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ससुर हो, ससुर की हद में रहो। वहीं एक साइड खड़ी कंचन मोहित को अपने पिता से ऐसे बोलता देख बहुत खुश हो रही थी। अच्छा बेटा, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें कैसे बात करनी है। और जितनी बातें तूने मुझे बोल दी, क्या एक बार भी तूने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बीमार माँ अकेली रसोई में काम कर रही है, तुम जाकर काम करो? पर नहीं, तुझे तो माँ से ज़्यादा पत्नी की चिंता है। कहीं पत्नी काम करके थक ना जाए, माँ भले ही मर जाए। अरे शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी औलाद को।
इतना कहकर सत्यपाल जी वहां से अपने कमरे में चले गए। अगले दिन कंचन मोहित के ऑफिस जाते ही अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी मनाने निकल गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन कंचन अभी तक घर नहीं आई। 10 बजे कंचन ने दरवाजे की घंटी बजाई तो सत्यपाल जी ने दरवाज़ा खोला। सत्यपाल जी कंचन की तरफ देखने लगे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? घूर नहीं रहा हूँ बहू, देख रहा हूँ कि घर की बहू जिसकी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं सारे दिन गायब रहती है और देर रात आकर घर में घुसती है। यह अच्छी बात नहीं है बहू। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी ऑफिस से मोहित भी आ गया। मोहित के आते ही कंचन के झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और मोहित से बोली, देख लो मोहित, तुम्हारे बाबूजी मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी ऐतराज है। पिताजी यह सब क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरी पत्नी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वह मेरे पैसों से घूमती है। फिर आपको क्या दिक्कत है? मैंने इजाज़त दी है इसे घूमने की, आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। मोहित अपने पिताजी से चिल्लाते हुए बोला। आवाज़ सुनकर ललिता जी भी आ गई। बेटा क्यों इस तरह बात कर रहा है अपने पिताजी से? कौन सा गलत बोल रहे हैं ये? घर की बहू अगर रात को 10 बजे आकर घर में बढ़े तो क्या अच्छी बात है? मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे इसके बारे में? तूने कभी सोचा है? माँ, मैंने सब सोच लिया है। मेरी पत्नी मॉडर्न है और वह इसी तरह की ज़िंदगी जिएगी। आप लोगों को दखलंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर मोहित अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। जाते जाते कंचन अपने सास ससुर की तरफ पीछे को मुस्कुराते हुए जा रही थी। अब सत्यपाल जी बेटे और बहू की इन हरकतों से बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और ललिता जी से बोले, ललिता 15 दिन के लिए मेरा सामान पैक कर दो, मुझे शहर जाना है। अब बेटे के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगले ही दिन सत्यपाल जी शहर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद अब ललिता जी घर के काम तो करती ही थी, साथ में बेटे बहू की खरी खोटी भी सुनती। बेटा मोहित, एक बार अपने पिताजी से बात करा दो मेरी। माँ, अब आपको बुढ़ापे में पिताजी से बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब कुछ दिन बाद घर ही आ जाएंगे, तभी बात कर लेना। अभी मैं कंचन को शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ, कहकर मोहित घर से निकल गया। ललिता जी बेटे की तरफ देखती रह गई। एक दिन मोहित और उसकी पत्नी हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे और ललिता जी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। कंचन मोहित से बोली, मोहित, अब यह सब मुझसे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी माँ से कहो कि पिताजी को समझा ले। पत्नी के कहते ही तुरंत मोहित ललिता जी से बोला, माँ, बुढ़ापे में पिताजी सटिया गए हैं, वो आए तो उन्हें अब की बार समझा लेना कि बुढ़ापे में 2 रोटी बैठकर खानी है तो ज़्यादा चू चा ना करे। और यह बात आप भी समझ लीजिए, हमारी लाइफ हमें जीने दें। और यह बात आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर इस घर में रहना है तो और अपना बुढ़ापा ठीक ठाक काटना है तो अपनी जुबान को लगाम रखो। ललिता जी बेटे की बातें सुनकर कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, आज तू अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है। 2 सालों में ही 28 सालों का प्यार तूने भुला दिया। आज माँ बाप के लिए तेरे अंदर कोई प्यार और सम्मान नहीं है। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं कि पत्नी के आते ही बेटा माँ बाप को भूल जाए और सिर्फ उसकी आंखों के आगे पत्नी ही पत्नी नजर आए? यही सोचकर ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए। उधर सत्यपाल जी जिस काम के लिए गए थे उसे पूरा करके वापस घर आ गए। सत्यपाल जी कमरे में बैठी अपनी पत्नी ललिता जी का उदासी भरा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ ललिता, क्या मेरे जाने के बाद भी कुछ हुआ था? सत्यपाल जी ललिता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे नहीं, कुछ भी नहीं। आप कब आए? ललिता जी बात को काटते हुए बोली। ललिता, क्या बेटे बहू ने तुमसे कुछ कहा? अरे नहीं, आप तो खामखा परेशान हो रहे हो, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चलो अच्छी बात है, कुछ भी नहीं कहा तो यह लो मिठाई खाओ। ललिता, मैं जिस काम के लिए गया था वह काम पूरा हो गया है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सत्यपाल जी और ललिता जी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी बेटा मोहित भी कमरे में आ गया। अच्छा हुआ तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गए। मोहित अपने पिताजी से नज़रें मिलाते हुए बोला, क्यों, अब की बार कौन सा तीर मार कर आए हो 15 दिन में आप? मोहित अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोला। पीछे से बहू कंचन भी मटकते हुए आ गई। बेटा, तीर कमान में तो लगा दिया है, बस सही समय पर निशाना छोड़ना बाकी है। सत्यपाल जी बेटे की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, आपने जिंदगी में ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कुछ कर पाओगे। मोहित अपने बाबूजी की तरफ देखते हुए बोला। इतना सुनते ही ललिता जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर रख दिया।
गुस्से में मोहित अपनी मां पर हावी होने लगा। बेटे को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते देख सत्यपाल जी से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने पहले तो बेटे की जमकर पिटाई की और फिर बहू बेटे का एक एक सामान उनके कमरे से बाहर फेंक दिया। आज सत्यपाल जी का गुस्सा चरम सीमा पर था। पिताजी, यह सब क्या है? हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? कंचन चिल्लाते हुए बोली। बस बहू, कहीं ऐसा ना हो ये हाथ तुझ पर भी उठ जाए। बहुत दिन से तुम दोनों को बर्दाश्त करते आ रहे थे हम, लेकिन अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। मुझे पता था तू ये हरकत एक न एक दिन जरूर करेगा। सत्यपाल जी मोहित की तरफ देखते हुए बोले। तू पूछ रहा था ना कि कौन सा तीर मारकर आया हूँ? अब सही समय आ गया है निशाना लगाने का। अब सुन, वकील से मिलकर पेपर तैयार करवाए थे मैंने, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टी पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुझे सब चीज से बेदखल कर दिया है। यह सुनकर बेटे के साथ बहू के भी होश उड़ गए। अब तू और तेरी पत्नी कहीं भी जाकर अपनी लाइफ आराम से जियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। यह सुनते ही तो बेटा और बहू सत्यपाल जी के मुंह को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पिताजी, आपने यह क्या किया? सही किया बेटा। अब तक तो तू सिर्फ हमारे सामने बदतमीजी से पेश आता था, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। आज तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ, पिताजी माफ़ कर दो, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा और बहू दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले। मत बोल हमें माँ पिताजी। जो बेटा अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है, पत्नी के प्यार में माँ बाप के प्यार को भूल सकता है, ऐसी औलाद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ तेरी आंखों के आगे तेरी पत्नी ही रहेगी। हमारी तरफ कभी मुड़कर भी मत देखना। दफ़ा हो जा हमारी आंखों के सामने से। मोहित अपनी माँ की तरफ देखने लगा तो ललिता जी ने भी बेटे की तरफ से मुंह फेर लिया। बेटा बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सामान उठाकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, क्या सत्यपाल जी ने बेटे और बहू को सही सबक सिखाया? इसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।